हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 की, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग हैं जिनको मतलब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था। ठीक है, तो उसमें जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस थी, लोग उन पे काफ़ी मतलब कि बोल रहे हैं सर बुक में कुछ दिया हुआ है, आपने कुछ बताया है। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली वो है क्या। एक्चुअली बुक में दिया हुआ है S1 एंड S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2D। ठीक है, बुक में ऐसा दिया हुआ है, जो मैंने PDF रेफर की थी उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है। लेकिन जो मैंने माना है वो ये क्या माना है, मैंने माना यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी D। ओके, तो देखिए इनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड S1 एंड S2 के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट है ना। यदि मैं उसको 5D मानूं, 3D मानूं, 4D मानूं, उससे मेरे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यहां मैंने D माना, इन्होंने 2D माना। देख लेते हैं, जैसे कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते थे अपन, बीटा इजकल्स टू लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, मेरे अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, ये माई है। और बुक का देखते हैं, बुक में क्या है, बीटा इजकल्स टू लैम्डा D अपॉन 2D। ठीक है, मान लेते हैं दिया हुआ है आपको S1 एंड S2 जो है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, मान के चलते हैं 20 सेंटीमीटर दे रखी है। 20 मान लेते हैं, यूनिट हटाओ, वो 20 दी हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगी, D इजकल्स टू 20, बुक के अकॉर्डिंग होगा 2D इजकल्स टू 20। ठीक है, अब अपन देखते हैं, मान लेते हैं लैम्डा D जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी 20 मान लेते हैं अपन, है ना, फॉर सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा आंसर, लैम्डा D होगा 20 डिवाइडेड बाय में मैं क्या पुट करूंगा, D इजकल्स टू 20, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 दी हुई है, तो यहां डाल दूंगा मैं 20। ठीक है, अब बुक वाले क्या पुट करेंगे, लैम्डा D तो 20 दे ही रखा है यहां से, डिवाइडेड बाय 2D। अब 2D की वैल्यू क्या है इनके हिसाब से, S1 S2 के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 20, तो वो भी 20 डाल देंगे। तो आंसर दोनों का क्या आएगा, 1 इजकल्स टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझिए, 2D दे रखा है, 3D दे रखा है, तो कोई मतलब नहीं, उसकी जगह वो वहां फॉर्मूले में 2D डाल देंगे। फाइनली तो वही आने वाला है, आपका जो आंसर आने वाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अभी मैं पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे सवाल आने के चांसेस हैं, एक सवाल कोई आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद भी टॉपिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस है, वो बाद में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। इसमें से एक सवाल आ सकता है आज वाले लेक्चर में से। उससे पहले मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम मेरा चैनल अभी नया ही बनाया मैंने, आपकी सबकी जो डिमांड थी जनता की उसके ऊपर, और एक ग्रुप भी है टेलीग्राम का, दोनों का नाम यही है, मंजीत_ATC। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं, यदि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे या फिर मैं खुद बनाता हूँ या कोई PDF या मेरे खुद के नोट्स, यदि मेरे पास जो भी अवेलेबल है वो मटेरियल में वहां पे डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जो मतलब कुछ फोटोन्स होते होंगे उनका कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता होगा, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, इसमें सिंपल सा सीधी बात करते हैं, क्या होता है, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था लेनार्ड और एक का नाम था मिलिकिंस। उन्होंने मतलब कि इसको क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, लेनार्ड एंड मिलिकिंस ने। नाम इसलिए बता रहा हूं, पिछली बार सवाल एक आया था जिसमें साइंटिस्ट के नाम ही पूछे थे किसी डिस्कवरी के लिए, ना कि ये इफेक्ट किसने दिया था। ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि देखो, एक सेटअप तैयार किया इन्होंने। ठीक है, इस तरह से एक यहां की तरफ बनाया, एक इधर बनाया। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज लगाया इन्होंने, वोल्टेज V। ठीक है, ऐसा किया। ये आपका है पॉजिटिव प्लेट, ये वाली है नेगेटिव प्लेट, मतलब कि ये आपका जो है। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो प्लेट है आपकी नेगेटिव प्लेट, इसके ऊपर कुछ मतलब उन्होंने अल्ट्रा वायोलेट रेज जो होती हैं वो इन्होंने इस पे डाली। ठीक है, ये है UV रेज। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये UV रेज इस पे आती हैं इस मटेरियल पे, उसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल है इसमें से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये निकलकर और ये किधर की तरफ भागते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, ये निकलेंगे, ये किधर भागेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो इसी ये जो फिनोमिना है इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट रेज इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि वो फिनोमेना जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी है वो मेटल पे गिरती हैं। मेटल पे गिरने के बाद क्या होता है कि वो रेज फोटोन्स को जनरेट करती हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें कंडीशंस क्या है, एक मतलब आपका ये वोल्टेज होना जरूरी। मान लो इस वोल्टेज को यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया है ना, ये तार काट दिया है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब कि दोनों जो प्लेट्स हैं इनके बीच में एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, साथ ही साथ के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी होनी चाहिए, या फिर कोई अदर लाइट वेव्स भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मटेरियल कैसा लगा है ना। यहाँ पे मान के चलो मटेरियल कोई एल्कली मेटल लगी हुई है, तो वो क्या होगा कि नॉर्मल जो हमारी वेव्स होती है ना, लाइट वेव्स, उससे भी मतलब कि फोटोन जनरेट कर देंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ कैडमियम या फिर इस टाइप के जो मटेरियल लगे हैं, जर्मेनियम वगैरह, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए हमेशा अल्ट्रावायलेट मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम नॉर्मली अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, कि जो हमारी यहाँ पे जो मेटल लगी थी, ठीक है, इस तरफ में जहां से मतलब लाइट आ रही थी, उसके बाद में यहाँ से फोटोन्स निकल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या देखा हमने, पाया कि जो ये हमारी लाइट है, जो इंसिडेंट हमारी लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा होगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी तो मतलब कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा, तुरंत निकल जाएंगे। यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो नहीं निकल पाएंगे, है ना, ये बात हो गई। तो इसका मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके लिए यदि फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी है तो उतना ही वो सपोर्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो जो अपनी एल्कली मेटल्स होती है ना, एल्कली मेटल्स होती है, ये क्या करती है ना कि ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं वेवलेंथ, ठीक है, नॉर्म, आप एक चीज याद रखिए ना, क्योंकि आपको पता है C इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा म्यू लैम्डा। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो आपकी वेवलेंथ है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो मतलब कि मैंने बोला है ना कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मतलब कि यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मैक्सिमम। क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर की टर्म मिनिमम रहेगी तो यहाँ पे जो रहेगा वो मैक्सिमम आएगा हमेशा। मतलब क्या है कि एल्कली मेटल्स जो है उनके लिए एक फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। जैसे हमारी विजिबल लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, यदि हम बात करें तो 400 नैनोमीटर से होती है 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, इस रेंज में होती है। तो एल्कली मेटल्स जो होती है, नॉर्मल आपकी जो लाइट आएगी सनलाइट, उससे भी मतलब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है, यदि नीचे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है तो। ठीक है, ये कितना होना चाहिए इसकी भी हम बात करेंगे आगे। अब उसके बाद सेकंड बात करते हैं कि जो हमारे कुछ कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक है, आपकी कैडमियम है, ये सब क्या करते हैं ना, इनको मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि इनके ऊपर अपन यूवी रेज को डालते हैं ना, तभी मतलब कि क्या करेंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाएंगी, नहीं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करती है। नॉर्मल आपने विजिबल लाइट इन पे डाल दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी समझनी, इस पे हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ ले, कुछ मेटल्स दे दे, बताओ कौन सी है जो मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, कौन सी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 3 एल्कली मेटल्स आपको ऑप्शन में दे दिया, एक दे दिया आपको जिंक कैडमियम। तो आपको पता है कि जिंक कैडमियम जो है इनके लिए हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट यदि पूछेंगे तो आपका आंसर वही हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो कौन कौन सी टर्म्स है उनकी बात करते हैं। तो उनमें पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है उनके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब कि आपकी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव की आपकी, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे कोई मेटल हमने लगा रखा है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है कैडमियम ही है, ठीक है। यहां से कुछ रेज आ रही है हमारी यूवी रेज। अब मतलब कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेव आ रही है तो हमारी, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, मिनिमम, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे कि फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मैं पूरे थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराने की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर मतलब कि कोई आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो जस्ट इमिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम फ्रीक्वेंसी और द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसको न्यू नोड से डिनोट करते हैं, न्यू नोड, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जस्ट बता रहा हूं, E इक्वल्स टू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, आपको पता है, और एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। कोई भी एक फोटोन होता है, फोटोन्स क्या पैकेट्स के रूप में आते हैं इस तरह से, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच सी अपॉन लैम्डा। मान लो 5 फोटोन है तो इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया, अभी इसका यूज आएगा तो बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपकी ये क्लियर हो गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा नोड से, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की आपने बात करी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यदि किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा पे तो हो ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो हम लैम्डा क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लैम्डा सॉरी, जिसके लिए मतलब कि हमारा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा हो जाए, वो मैक्सिमम लैम्डा जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर लैम्डा नोड, ठीक है। मतलब कि उससे कम यदि लैम्डा होगा, हमारा वेवलेंथ उससे कम होगी, तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन उस मैक्सिमम के लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इनको ज्यादा चाहिए, तो मतलब क्या होगा, वेवलेंथ कम चाहिए आपको, तो एक वेवलेंथ आएगी ना उसके ऊपर, वो नहीं हो पाएगा, तो उसी को बोलते हैं लैम्डा नोड, ठीक है। इसको लैम्डा मैक्स भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ये इसका रिलेशन उसके साथ क्या हो जाएगा, मिनिमम जो अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में लैम्डा नोड, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला एक याद रख लेना। वो अपन बात करते हैं हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल की। इसमें तीसरी चीज आती है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखियो क्या होता है कि हमने कोई मेटल लगाई है, ये वोल्टेज लगाया है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाया है, कुछ मान लो लगा दिया है, कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ना, 5 वोल्ट लगा दिया है, वैसे तो ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं इसमें, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया 5 वोल्ट लगाया, इधर से आपने लाइट डाली, ठीक है। वेवलेंथ जो थी यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान के चलो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट चाहिए ना, और उससे भी हमने ज्यादा मतलब की फ्रीक्वेंसी भेजी, कितनी भेज दी, मान लो म्यू नॉट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भेजी हमने, म्यू भेज दी, मान लो 5 हर्ट चाहिए थी, हमने भेज दी 10 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, 6 करेंगे, तब भी नहीं हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि हम उसको 10 कर देते हैं, तो फिर होने लग जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है ना, इस पे भी डिपेंड करता है कि मतलब वो मिनिमम वोल्टेज जिसपे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, मतलब कि जस्ट जो है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं वी नोड से, ठीक है, ये हो गया। अब नॉर्मली देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में बताया था कि पहले कुछ हमारी एनर्जी आएगी इसकी फोटोन की, वो क्या करेगी, पहले तो यहाँ पे इस मेटल के जो अंदर का जो मटेरियल है इलेक्ट्रॉन से, उनसे लड़ेगी, ठीक है, तो कुछ एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में यदि और ज्यादा एनर्जी यहाँ से आएगी फोटोन की जो इमिट हो रहे हैं, उसके बाद वो एनर्जी क्या होगी, यहाँ से इसको निकालने में काम आएगी। फिर और एनर्जी है तो इसको तेज भगाने में काम आएगी यहाँ से। तो ये तीन तरह की चीजें हो गई है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया है अपना वी नोड। और वी नोड जो होता है इसको अपन, आप इसको इसके एनर्जी से अपन रिलेट कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की हमारी, ठीक है, इसको दे देते हैं नाम ई के, ठीक है। मतलब जस्ट आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो पूरी एनर्जी थी वो आप किस में यूज कर रहे हो, आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। मतलब कि ये जो है 10 वोल्ट, इससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाला ई, तो इसकी वजह से एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको वी नोड नाम देता हूं मैं ना, तो वी नोड इंटू ई, ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ गई है। और ये किसके बराबर हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई के। मतलब इलेक्ट्रॉन को आपने पहले वाले को निकाला है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये जस्ट हो जाएगी। जस्ट एक स्टार्टिंग की कंडीशन है, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कुछ चीजें मतलब की है जो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती हैं आपकी डिपेंडेंसी वाली, ठीक है। तो उनमें पहली चीज है कि आपके जब स्टॉपिंग मतलब एट वी नोड स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। पहली की, यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, उसके ऊपर आप कितनी भी मतलब इंटेंसिटी को बढ़ा लो, ठीक है, जो यहाँ पे लाइट आ रही है इनकी कुछ इंटेंसिटी होगी फोटॉन्स की, उसकी इंटेंसिटी को चाहे कितना ही बढ़ा लो आप, है ना, तब भी मतलब कि आपकी जो यहाँ पे सर्किट में करंट बहेगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो ही रहेगी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में बहने वाली है वो जीरो रहेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है कि जस्ट मतलब कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है, उसमें जस्ट उसकी कंडीशन होती है फोटोन के निकलने की, बस निकलने ही वाला है बस, जस्ट, है ना, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो उस वजह से यहाँ पे कितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा लो उस पर डिपेंड नहीं करता है, जब ये डिपेंड करता है आपके जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन इसके अंदर कि यदि जो इसकी वो है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, अपन इससे बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है किस पे, इंटेंसिटी पे, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जितनी एनर्जी आई थी सारी की सारी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा दी, वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने उसको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, इसकी इंटेंसिटी पे, इसको याद रखना है। ये मैं पीडीएफ में बताऊंगा पूरा लिख के, तो उसमें आप वहां से रेफर कर सकते हैं नोट्स। एक चीज और है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये जो होता है ये भी इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी पे। मतलब लाइट की इंटेंसिटी चाहे ज्यादा है कम आए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए उतना ही रहेगा। आपने यहाँ पे कैडमियम की जगह जर्मेनियम लगा दोगे या फिर उसकी जगह जिंक लगा दोगे तो उसके इसमें ये पोटेंशियल बदल जाएगा। जिंक के लिए मतलब मिनिमम होना चाहिए 15 वोल्ट, है ना, 15 वोल्ट होगा तो ही वो हो पाएगा। इंटेंसिटी चेंज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ टर्म है हमारी, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो फोर्थ टर्म है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि कोई मेटल है, ठीक है, ये मान लो मेटल है, इसके ऊपर हमने यूवी रेज को डाला है ना, यूवी रेज को, तो मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो फोटोन आ रहे हैं इंसिडेंट फोटोन्स, उनकी एनर्जी मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि यहां से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकल जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कितनी मिनिमम एनर्जी होगी वो डिपेंड करता है कि इसका जो एक वर्क फंक्शन कितना है। मतलब कि जैसे कोई मेटल है, इसको मिनिमम कितना, मतलब कि एक होता है ना कि जैसे कि हम किसी आदमी को बोलते हैं कोई काम करने के लिए, ये आदमी है, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई ढीठ होता है, कुछ आदमी काम नहीं करते, तो अपने को पता है इस आदमी को भाई हम 10 बार बोलेंगे तब तो काम कर ही लेगा, ये ना। हमें पता है कि ये मतलब कि ये बंदा 9 बार बोलने पे काम नहीं करेगा, लेकिन 10 बार बोलोगे तो कर लेगा, हमें इसके एक्सपीरियंस से पता चल गया। कुछ लोग होते हैं कि 2 बार में भाई बोला काम कर लिया, कुछ होते हैं कि 1 बार में बोला तो वो काम कर लेते हैं, भाई जा ठीक है वो मार्केट से सब्जी लेके आने वो चला जाएगा।
एक लड़का होगा उसको 10 बार मम्मी बोलेगी तब वो लेके आएगा सब्जी, ठीक है। तो ऐसे ही इसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाला एक बार में जा रहा है, मतलब एक, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 10, मतलब कि जब तक 10 बार आपको नहीं बोलोगे। इसी तरह से यहाँ पे कि जितनी मतलब की एनर्जी हर मेटल की अलग होती है, इसका वर्क फंक्शन मान लो 5 है, दूसरी मेटल है जिंक, उसका वर्क फंक्शन मान लो 15 है, मतलब कि यहाँ पे 15 के बराबर तो एनर्जी इसी में चली जाएगी कि इलेक्ट्रॉन निकल भाई निकल, थोड़ा तो निकल यार, तो वो 15 से ऊपर जस्ट होगा ना तब वो निकल के भागेगा ऊपर फोटोन। और इधर क्या होगा कि जब कम है तो कम एनर्जी में ही वो बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन को अपन एक फॉर्मूला है इसका, सीधा सीधा उसे समझ लेते हैं। मतलब कि जो भी मतलब आपकी एनर्जी आ रही है, कितनी आती है एनर्जी फोटोन से, एच न्यू। तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो एच न्यू नोड इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। एच न्यू नोड इजक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चीज इसमें, ये है आपके लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, जो जो मतलब चीजें उसमें होती है। देखो पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी इसके अंदर, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी ज्यादा बहेगी। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा बहेगी, इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी लाइट की कम है जो हमारी इंसिडेंट हो रही है यूवी रेज उनकी, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं बाहर, उनकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी बात है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया था कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो देखो वो क्या होता है, मैंने अभी जो बताया था जस्ट वो उस केस में बताया था मैंने। लेकिन आपका जो कंडीशन होती है ना वी नोड, मतलब कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, जब आपने पोटेंशियल जो लगा रखा है नीचे वोल्टेज, वो जस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लगा रखा है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपकी जो आईपी है वो कितनी हो जाती है, 0 ही हो जाती है वो, ठीक है, करंट नहीं बहती है। तो आपकी जो रेट है ना, ये रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब कि उस टाइम पे आप कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो कम कर लो, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से ना तो आपकी रेट बढ़ेगी ना ही आपकी आईपी बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो जस्ट बाहर निकलवाता है ना, उसमें उसके रेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपका ये बात कर रहा हूं, जो मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका जब वोल्टेज है वो ज्यादा है किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उस केस में क्या करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। समझ में आया पहली चीज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए, वो हमने देखी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं न्यू नोड, उससे यदि ऊपर है हमारी फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। अदरवाइज यदि जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो क्या है, सॉरी ये कम है ना, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यदि फ्रीक्वेंसी जो है हमारी जो आ रही है वो ज्यादा है अपनी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस केस में होगा, ठीक है। ये चीज हमने देखी। तीसरी चीज हमने क्या देखी है कि जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होती है, मान लेते हैं कई नाम दिया था उसको, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। आपको याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं थ्योरेटिकली कि बताओ यदि हम किसी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी, नन ऑफ दीज। तो उस केस में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। सेकंड आपकी जो अगली चीज है वो क्या है कि जो आपका जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये, मतलब कि इसमें डिले नहीं होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने इसकी बात की वेलोसिटी की है ना, लेकिन अपन क्या करेंगे, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे ना, हमारी जो इंसिडेंट रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या है, एनर्जी भी बढ़ेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी।
इस पे हम देखेंगे, जो इक्वेशन आएगी ना उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो याद रखना है, यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेज की तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको मतलब इसमें लिमिटेड याद रखनी। देखो कि जो आपकी जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर आपकी रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो रेट है बाहर निकलने की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। ठीक है, कब करती है? जब वो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो किससे ज्यादा हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही पोटेंशियल लगाया तो उस केस में ना तो करंट डिपेंड करेगी हमारी इंटेंसिटी पे, ना ही हमारे जो वो होते हैं ना, अरे करंट के साथ क्या नाम दिया था मैंने, हाँ, इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतना सा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे एक महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा बताया। जो हमने पढ़ लिया है लगभग वही बताया था, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि जब कोई हमारी जो है इंसिडेंट लाइट आती है, ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसके पास क्या होती है? फोटॉन्स होते हैं उसके पास, फोटॉन्स। ठीक है, उनके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है खुद की कुछ, है ना। मान लेते हैं वो एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन की होगी hc/λ। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है। अब क्या होगा, जो वो एनर्जी, बहुत सारे फोटोन आएंगे तो n इंटू hc/λ हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी आती है एक्चुअली वो दो पार्ट्स में जब मेटल से टकराती है वो, तो दो पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। पहली तो किस में चल जाती है? जस्ट उनको इजेक्ट करने में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालने में चली जाती है, जो कि मतलब वर्क फंक्शन के बराबर होती है उनको निकालने वाली एनर्जी। दूसरी एनर्जी क्या होती है उनकी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली जाती है, मतलब उनकी जो निकल गए उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था, वो याद रखना। वो क्या था कि आपको पता है कि एच न्यू इजिकल्स टू, मतलब एनर्जी जो फोटॉन्स लेके आए हैं वो एक तो किस में चली जाएगी? वर्क फंक्शन में, और एक किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv, ये मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी सारी काइनेटिक में जाएगी, तो अपन पूरी एनर्जी सेव कर रहे हैं, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी अपन Vmax मिलेगी हमें। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? वर्क फंक्शन को आपको पता ही है, एच न्यू बराबर में एच न्यू नोड होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv² मैक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 12 mv² मैक्स, या फिर लिख सकता हूं एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस न्यू नोड। इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके आ गया, तो इसी एनर्जी को बोलते हैं आइंस्टीन की जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसको ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देख लेते हैं इनको, इसका एक ग्राफ भी उन्होंने प्लॉट किया था। ठीक है, इस तरह से। तो इस ग्राफ में उन्होंने क्या देखा, यदि हम ये बात करें, ये है हमारी, ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। ये जो है ये कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, ये एंगल है थीटा, और यहाँ पे जो कट रहा है इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ओ। ये जो हो जाएगा ये वर्क फंक्शन के बराबर हो गया आपका। ठीक है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू नोड, इसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहना स्टार्ट करेगी, एनर्जी कुछ इधर की तरफ आएगी। तो उन्होंने अपने इसमें बताया, तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि जो आइंस्टीन का जो प्लॉट है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो क्या होता है? tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, tan थीटा इज टू प्लांक्स कांस्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल सवाल जो कि आइंस्टीन इक्वेशन का जो प्लॉट होता है उसका स्लोप क्या होता है, बोल देंगे कि प्लांक्स कांस्टेंट होगा, या फिर कुछ भी बोल देंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सीधा सीधा टिक करना है आंसर, इतना सा ही इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं इस पे। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें ये भी देख सकते हैं कि इधर से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब मान के चलो आपकी जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहे हैं एच न्यू, यदि वो वर्क फंक्शन के जस्ट बराबर होगी तो उस केस में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। यदि एच न्यू जो लेके आ रहे हैं फोटोन्स, यदि वो कम है वर्क फंक्शन से, तो उस केस में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, यदि एच न्यू है वो ज्यादा है किससे? आपके जो वर्क फंक्शन है मेटल का उससे, तो उस केस में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे कुछ, है ना, उनमें, क्योंकि वो बाकी एनर्जी से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लगभग खत्म हो गया है इसका ना। देखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि
वो सेल्स जो मतलब कि फोटोन यदि उन पे गिरेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। जैसे आपने देखा हो किसी मॉल के वहां जाते हो तो उसमें जैसे ही आप जाओगे तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, क्योंकि उसमें फोटो सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनका उपयोग हो गया। अभी इनके बारे में देखते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, बिहेवियर कैसा होता है इनका। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर होते हैं इन नेचर। मतलब कि ये क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर अब देखो क्या होता है, मतलब कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो मतलब कि एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ठीक है, तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं ट्रांसड्यूसर होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह में पूछ सकते हैं इस टाइप से कौन कौन से डिवाइस ट्रांसड्यूसर है। एक का नाम दे दिया, फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल्स होते हैं वो भी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ये क्या करता है, आपकी जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है ना, वो फोटोन्स आएंगे, लाइट एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहने लग जाती है। ठीक है, आपको ये पता चल गया है। अब इसके बाद होते हैं ये जो होते हैं ना, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप कौन सा होता है, फोटो इमिसिव सेल्स। ठीक है, फोटो इमिसिव सेल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिव फोटो रेजिस्टिव सेल्स भी कहते हैं। जस्ट थ्योरी बता रहा हूं, इनमें से कोई एक आध सवाल अटक गया तो कर देना, बाकी ज्यादा इसके चांसेस है नहीं। तो फोटो रेजिस्टिव सेल्स होते हैं, मतलब इनको इमिसिव सेल को ये भी बोला जाता है। साथ ही साथ में इनका यूज कहां पे होता है, सिनेमेटोग्राफी में होता है, सिनेमेटोग्राफी में होता है। साथ ही साथ इनका होता है रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, या फिर ऑफ, फास्ट लिख रहा हूं मैं, ऑफ साउंड, या फिर इसका क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो इनके उपयोग क्या क्या हो जाएंगे, दे आर यूज्ड इन द सिनेमेटोग्राफी, रिप्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स। तो आपको इनके इफेक्ट याद आ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे तरह के जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं। 3 तरह के होते हैं ना, तो दूसरे वाले जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, वो होता है फोटो वोल्टिक सेल। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है, एक थिन लेयर होती है, किसकी होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की, Cu2O की। ठीक है, और ये यूज किस में होते हैं, इनका यूज कहां होता है, इनसे कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनस। ठीक है, इल्यूमिनस इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सेकंड टाइप का। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप के जो सेल होते हैं आपके, उनको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, आपका कोई सेमीकंडक्टर यूज होते हैं इनके अंदर, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स की कौन सी प्रॉपर्टी, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं फोटो कंडक्टिव सेल, वो पता होना चाहिए। वो एक्चुअली आपको पता है कि जब कोई सेमीकंडक्टर होता है उस पर कुछ आप रेडिएशंस डाल दोगे, उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी पे ये काम करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर पे रेडिएशंस आएंगे, कुछ फोटोन्स आएंगे, उसके बाद उनके रेजिस्टेंस जो कम हो जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव सेल्स। ठीक है, इनका यूज, इसमें देखो कौन कौन से वो होते हैं आपके मटेरियल यूज किया जाता है। इसमें किया जाता है कैडमियम सल्फेट, CDS, TiS, CDSe और PbS। जस्ट इनके इस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कर देना, उसको याद रख लेना। इनके यूज क्या क्या है, इनका यूज होता है, देखो किस में होता है, सोलर बैटरी में। जो हमारी सोलर बैटरीज होती हैं उसमें इनका यूज होता है। इसका एक ड्रॉबैक है, वो याद रख लेना। वो क्या होता है कि इनके अंदर टाइम लैग की प्रॉब्लम है थोड़ी, है ना। मतलब कि जब इनको
फोटो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कुछ टाइम लगता है फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट बहने के अंदर, ठीक है। तो वो टाइम लैग होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस के अंदर। ये होता है कौन से में, फोटो कंडक्टिव सेल्स में। आपसे पूछ सकते हैं तीनों सेल का नाम देके बताइए कौन से के अंदर टाइम लैग होता है, तो आंसर आ जाएगा फोटो कंडक्टिव, ठीक है। फोटो वोल्टिक और फोटो इमिसिव आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है। इतना सा था ये। विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्लॉट द स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इज। स्लोप कितना होगा, आपको इसका आंसर सीधा सीधा मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था कि tan थीटा जो होता है इक्वल टू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा आंसर 6.6 10⁻⁻34 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग पेपर में सोचेंगे कि यार इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल में डेटा ही नहीं दिया है, कहां से आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल एकदम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 6600, ठीक है। आपकी वेवलेंथ दी हुई है तो आप इसकी एनर्जी निकालना चाहते हो, निकाल, इसको मैं टर्न राउंड करवा लेगा, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू भी होती है बाय एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। आपको एच पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, आपको सी पता है 3 इंटू 10⁸ प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6600 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी। तो आपकी एनर्जी लगभग कितनी आ जाएगी, यहां से ये कट जाएगा तो 3 इंटू 10⁻18 जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका आंसर हो गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालो आपके आंसर आएंगे। थोड़ा सा एक आइंस्टीन की इक्वेशन याद रखनी हो वाली। अब आता है कि यदि 5 फोटोन्स हैं जो if 5 photons are incidenting, find the work function of the metal if kinetic energy of the photoelectrons emitted is 5 into 10⁻18 जूल, ठीक है। ये सवाल को देखते हैं। इसमें आपको देखो ये फॉर्मूला पता ही आपको, E एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ई के। ये किससे, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है एनर्जी इसमें 5 फोटॉन्स दिए, तो एक फोटोन की होती है एच न्यू, 5 की हो जाएगी 5h न्यू, ठीक है। तो 5 इंटू एच न्यू आपने निकाला ही था, एक फोटोन के लिए कितनी थी, इसी का ही मतलब सेकंड पार्ट है ना, इसी वाले क्वेश्चन का ही। तो वेवलेंथ सेम लेनी है आपको, वेवलेंथ कितनी है इसमें 6600, तो उसके हिसाब से एक फोटोन की एनर्जी इतनी आ गई, तो 5 की कितनी हो जाएगी इंटू 3 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो मतलब 15 इंटू 10⁻18 जूल आ गई है। अब इन्होंने बोला है कि जो आपके काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 5 इंटू 10⁻18 है, ठीक है। तो यदि मैं इस एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को घटा दूंगा तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 10⁻18, दैट इज 10 इंटू 10⁻18, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे सवाल बहुत आसान आते हैं, बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, थोड़ा पढ़िए आपका हो जाएगा। और टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल भी है, ग्रुप भी है, manjeet_ATC, ठीक है। और मेहनत करिए यार, क्योंकि बिना मेहनत कुछ होता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर बस ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूटी लेके आइए, मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। नमस्कार।